हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। आज जो है मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास में जन्मे एक ऐसे वंश के बारे में जिसके बारे में अक्सर जो है पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। नॉर्मल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम से लेके टॉप लेवल के एग्जामिनेशन तक, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन तक इससे रिलेटेड प्रश्न उठाए जाते हैं। और इस पॉइंट्स को आज जो है मैं फुल्ली इंटायर करके पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं इस साम्राज्य के बारे में, जिसको कि भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है। यानी कि अभी तक भारत में जो भी साम्राज्य हुए उसमें सबसे महान साम्राज्य का दर्जा दिया जाता है इस साम्राज्य को, और जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रभावशाली साम्राज्य है। आइए जानते हैं इस साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा और इसकी समाप्ति कैसे हुई। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन 3 महान राजाओं के बारे में जिन्होंने मौर्य वंश की विरासत को पैदा किया, आगे बढ़ाया और फिर इसके अंत का कारण क्या रहा। इस सब कुछ जो है हम लोग इस वीडियो में आज के क्लास में सब कुछ जो है कवर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य वंश का जो इतिहास है, मौर्य वंश जो है वो 3 महान राजाओं के चलते प्रकाश में आया और बहुत ही अधिक ग्रोथ किया, जिसमें पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिनको कि मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 25 वर्षों तक मौर्य वंश पर राज किया। दूसरा नाम है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, जिनके जीवन काल में मौर्य वंश का बहुत विकास हुआ। ये भी अपने पिता की तरह बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही बड़े योद्धा थे, जिन्होंने अपने वंश की विरासत को दूर दूर तक फैलाया। और तीसरा नाम आता है सम्राट अशोक का, जिनके जीवन काल में, जिनका जो सबसे बड़ा जो ये रहा, जिनके सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा वो सम्राट अशोक का रहा। 41 वर्षों तक इन्होंने इस वंश की विरासत को संभाला। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष और जो है बिंदुसार 24 से 25 वर्ष तक उनका भी शासन रहा। लेकिन सबसे बड़ा जो शासन काल माना जाता है वो सम्राट अशोक का माना जाता है, जिन्होंने कुल 41 वर्षों तक इस वंश पे राज किया और इसके कीर्ति को आगे बढ़ाया। इस वंश के विकास में, इस वंश के सबसे बड़े जो है अगर महान योद्धा की बात करें तो वो थे सम्राट अशोक। आइए शुरू करते हैं कि ये वंश आखिर आया कहां से। देखिए, प्राचीन काल में मौर्य वंश से पहले पूरे ही भारत पर सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वह था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, जिससे लड़ पाना या जिसका सामना करना बड़ी ही मुश्किल था। अब आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सिकंदर जब आए थे भारत में और जब उन्होंने मगध साम्राज्य से लड़ाई करने की बात सोची तो वे 2 से 3 महीने तक उस पर आक्रमण करने के बारे में सोचते रहे और अंततः उन्हें विफलता मिली। वे आक्रमण नहीं कर पाए मगध साम्राज्य पर और उन्हें वापस जाना पड़ा। यूनानी शासक जो सिकंदर थे उनका साहस नहीं हो पाया कि मगध जैसे बड़े साम्राज्य पर वे आक्रमण कर सके। मगध का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा फैला हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ था। पूर्वी कश्मीर वगैरह पकड़ के आपका जो है पूरे अच्छे तरीके से पूरा बड़ा ही क्षेत्रफल था इसका, और यहाँ मगध साम्राज्य से लड़ाई लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मगध साम्राज्य पे उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था और इस साम्राज्य का अंत होता है उस समय जब नंद वंश में धनानंद जो थे वे राजा थे, और धनानंद ने अपने राज्य सभा में चाणक्य, जो महान विद्वान, बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति चाणक्य का इन्होंने अपने राज्य सभा में, धनानंद ने
बहुत बड़ा अपमान किया। चाणक्य को अपमान करके और वहां से निष्कासित कर दिया गया। चाणक्य को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मन ही मन इस साम्राज्य को तोड़ने का जो है वो मन बना लिया। लेकिन चूंकि चाणक्य एक योद्धा नहीं थे, एक ज्योतिष थे, एक विद्वान थे, तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी देख रेख में अपने ज्ञान के हिसाब से प्रशिक्षण देना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे हर तरह की विद्याओं में निपुण बनाया, हर तरह का ज्ञान दिया उन्हें, और ज्ञान देने के बाद उन्होंने उसे एक कुशल राजा बनाया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य से शिक्षा मिली इन्हें, इस शिक्षा के दम पे उन्होंने नंद वंश से, मगध साम्राज्य से लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, जिसका सामना कर पाना साधारण नहीं था। लेकिन चाणक्य की कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके उन भागों पे पहले आक्रमण किया जो भाग थोड़े कमजोर थे। जैसे पंजाब का प्रांत था, वहां इन्होंने आक्रमण किया और धीरे धीरे बहुत सारे छोटे मोटे राजाओं को आपस में मिलाकर एक जो है टुकड़ी बनाई, एक सेना का निर्माण किया, और अंततोगत्वा इनका सामना जो है धनानंद से पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान में पटना है, पाटलिपुत्रा में दोनों की भीषण लड़ाई हुई, जिसमें धनानंद को हार का सामना करना पड़ा। और धनानंद जो है यहां पे हार गया और इस पर मौर्य वंश का विजय हुआ और यहीं से मौर्य वंश शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पाटलिपुत्र में हरा दिया, भीषण लड़ाई हुई, लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त के साथ भी कुछ राजाओं का जो सहयोग था, जिसने रंग लाया, और इन्होंने धनानंद को हरा के नंद वंश को यहाँ समाप्त कर दिया और एक नए वंश की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उनके पास एक योद्धा के सभी गुण थे। चाणक्य ने अपनी पूरी शिक्षा के तहत, अपने पूरे मार्गदर्शन के तहत उनको एक बहुत ही बड़ा योद्धा बनाया, और यह योद्धा जो है देश में फैले हुए छोटे छोटे प्रांतों को भी अपने राज्य की सीमा में लेना शुरू किया। और इसी बीच इनकी लड़ाई जो है सेल्यूकस निकोटक, जो कि सीरिया का सम्राट था और सिकंदर का बहुत ही भरोसेमंद सेनापति था। ये सेल्यूकस निकोटक जो है, जो उस समय सीरिया का राज्य संभालता था, सेल्यूकस निकोटक ने जो है वो आक्रमण कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य पर। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस का बहुत ही भीषण युद्ध हुआ और अंत में सेल्यूकस हार गया, और इस हार के एवज में उसे अपने राजकोष का बहुत बड़ा भाग, साथ ही साथ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब जो हिस्से थे जो उसके कब्जे में थे, उसे देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई में हारने के बाद सेल्यूकस निकोटक इतना प्रभावित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से कि उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी जो है, हेलेना का जो विवाह है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, जिसके बाद यूनानी शासकों से मौर्य वंश का पारिवारिक संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पे जो है इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विरासत को संभाला, पूरे ही अच्छे तरीके से अपने वंश को आगे बढ़ाया, और अंत में 25 वर्षों तक शासन करने के बाद वे जो है जैन धर्म के तहत अपने शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया, और उसके बाद जो है मौर्य वंश को दूसरा सम्राट मिला, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, और उन्हें विरासत में ही मौर्य वंश की गद्दी मिली। लेकिन बिंदुसार एक महत्वाकांक्षी राजा था।
उसने अपने देश की सीमा को बढ़ाया, अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया, अपने प्रजा के सुख दुख में सहभागिता निभाते हुए और एक कुशल नेतृत्व के तहत राज्य किया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, दूसरे दूसरे राजाओं को जो है अपने क्षेत्र में मिलाकर और अपने साम्राज्य को बड़ा करने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में, उनके राजतंत्र में प्रजा जो है वो काफी सुखी थी, प्रजा संतुष्ट थी। और उसका जो 4 भागों में जो पूरे मौर्य वंश को बांटा गया था या फिर मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था, सभी साम्राज्य जो थे, सारे विभाग जो थे, वो काफी खुश थे। तो इस तरह से बिंदुसार को एक सफल राजा माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी पिता की कीर्ति जो थी उसको बरकरार रखा, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ा जो क्रांति है वो मौर्य वंश में वो आया सम्राट अशोक के रीजन में। सम्राट अशोक जो हैं वो बिंदुसार के पुत्र थे, और सम्राट अशोक एक बहुत ही महत्वाकांक्षा रखने वाले राजा थे। लेकिन चूंकि इनके पिता जो बिंदुसार थे वे अपने बड़े बेटे सुसीम, इनके बड़े बेटे थे सुसीम, ये उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ऐसा माना जाता है कि कुल सौतेले भाइयों बहनों को मिला के लगभग 100 की संख्या में ये लोगों की जनसंख्या थी। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम से प्यार करते थे और लगभग सभी लोग इस पक्ष में थे कि सुसीम को अगला राजा बनाया जाए। लेकिन अशोक को यह मंजूर नहीं था। अशोक जो है एक महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, और अशोक ने जो है अपनी पराकाष्ठा का लोहा मनवाना शुरू किया। जब जब राज्य में, खास तौर से तक्षशिला में जब बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उस समय राजा ये चाहते थे कि सुसीम जो है वो जाए और वो जाकर वहां के लोगों को हैंडल करे, वहां के लोगों को समझाएं। लेकिन सुसीम इसमें विफल हो जाते हैं, सुसीम से वह काम नहीं हो पाता है। लेकिन सम्राट अशोक ने तक्षशिला में जाके और वहां का जो उठने वाली, वहां से जो हवा थी, जो वहां से उठने वाला आवाज था, उसको दबाया। अशोक जो है एक बहुत ही प्रचंड राजा थे, बहुत ही निर्मम और क्रूर किस्म के राजा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही क्रूरता का परिचय दिया। सम्राट अशोक बनने के लिए उन्होंने बहुत से बलिदान दिए। अब चूंकि अशोक को अपनी महत्वाकांक्षा पे राजा बनना था, और अशोक ये नहीं चाहते थे कि बिंदुसार के बाद सुसीम जो है वो राजा बने, जबकि अन्य लोग चाहते थे कि बिंदुसार के बाद राज्य जो है वो सुसीम के हाथ में चला जाए। सम्राट अशोक धीरे धीरे जो है अपनी क्रूरता के बल पे, अपने ताकत के बल पे धीरे धीरे जो है राजा बनने के तरफ अग्रसर बढ़ने लगे। और पारिवारिक जो कलह था, यानी कि बिंदुसार के जो भी बेटे थे उसमें से उस समय की परिस्थिति ही यही थी कि अगर आपको राजा बनना है तो अपने भाइयों को हराना होगा, मारना होगा। तो उस समय जो है पारिवारिक मतभेद, ऐसा माना जाता है आंकड़ों के तहत कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने ही खानदान के लगभग 100 लोगों की हत्या की, जिसमें एक नाम सुसीम का भी है। सुसीम को ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने सबसे प्रिय मंत्री, अशोक के जो सबसे प्रिय मंत्री थे राधा गुप्त के कहने पर एक सुसंगठित योजना बनाकर और जलते हुए कोयले में डालकर सुसीम को मार डाला। अपने ही बड़े भाई सुसीम की हत्या उन्होंने जलते हुए कोयले में डालकर कर दी। साथ ही साथ महल में विद्यमान अन्य भाइयों बहनों से भी उनकी जो है लड़ाई हुई, और जिसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग सबको, एक उनके अपने सगे भाई को छोड़ के बाकी 99 लोगों की हत्या का इल्जाम उन पर माना जाता है। 101 लोगों की संख्या में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, और तब जाके ये जो
विध्वंसक जो राज्य का खेला चलता है लगभग 7 से 8 वर्षों तक, उसके बाद इतनी हत्याओं के बाद अशोक जो है वो राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र को फैलाया। उनमें क्रूरता था, निर्दयी थे, दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो सिर्फ लड़ाई में विश्वास रखते थे, अपने युद्ध में विश्वास रखते थे, और युद्ध का क्षेत्र उनका काफी बड़ा हुआ। धीरे धीरे अन्य राज्यों को भी उन्होंने अपनी सीमाओं में शामिल किया। उसके बाद एक समय ऐसा था जब भारत वर्ष पर पूरी ही तरीके से उस साम्राज्य में, मौर्य वंश के साम्राज्य में सभी राजा इनके अंडर में थे, लेकिन एक ऐसा जगह, एक ऐसा राज्य था जो कि इनके इस विरासत को मानने से मना किया, और वो था कलिंग। कलिंग कलिंग जो था वो एक अलग राज्य था, और उन्होंने मौर्य वंश की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब ये बात अशोक के कानों तक पहुंची तो अशोक चूंकि उस समय जो है बहुत बड़े शासक बन चुके थे और बहुत बड़े सम्राट होने के साथ साथ उनको ये बात हजम नहीं हुई कि कलिंग जैसा छोटा सा राज्य उनका विरोध करे और उनके अगेंस्ट यानी उनके विरोध में जाए। उन्होंने तुरंत कलिंग पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में, यह युद्ध उनके जीवन का जो है सबसे बड़ा युद्ध साबित हुआ, और इस युद्ध में लगभग लाखों लोग मारे गए। कलिंग वासियों ने जो है इनकी जो है गुलामी को स्वीकार नहीं किया, और उन लोगों ने लड़ना स्वीकार किया। बहुत भीषण लड़ाई हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद जब सम्राट अशोक विजय जुलूस के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने लाशों को जो है ऐसे ही पड़े हुए देखा, खून की नदियां बहते हुई देखी, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके थे, ऐसी स्त्रियां जो विधवा हो चुकी थी, उनके दुख दर्द को उन्होंने देखा। और ये जो युद्ध का असर था उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर कर गया, और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध ना करने का ठान लिया, और उन्होंने जो है युद्ध नहीं करने की नीति को अपनाया, और बौद्ध के अनुसार महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे चलने लगे। और यहां से जब कलिंग युद्ध की समाप्ति हुई, कलिंग को जीत लिया गया, मौर्य वंश का साम्राज्य एकल हो गया, उस समय अशोक ने जो है वो अपनी तलवार रख दी और लड़ाई छोड़ दिया, जिसका असर हुआ कि धीरे धीरे मौर्य वंश का प्रभाव समाप्त होने लगा, और धीरे धीरे उस महान साम्राज्य का विखंडन होने लगा, और उस साम्राज्य का अंत हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मौर्य वंश से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। मैंने प्रयास किया है कि आज के क्लास में मौर्य वंश की उत्पत्ति से लेके और उसकी समाप्ति तक की बातों को आपको बताया है। इसके अतिरिक्त भी अगर यदि आप इसमें से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, और इसी ही तरह से हर वंश का सिद्धांत, हर युद्ध के बारे में एक एक करके मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा, जहां से आप आसानी से सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। धन्यवाद।